पिछले दिनों बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब बिहार का विकास होगा। अब हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो विकास हमेशा राजनीति के ढर्रे पर चलकर ही संभव हो पाया है, इसलिए इसकी बात भी तभी होती है जब राजनीति अपने चरम पर हो, यानी कि जब राज्य या देश में चुनाव हो, तभी ये होता है। स्पष्ट है कि बिहार में चुनाव है तो विकास की ही बात होगी। आखिरकार जनता का हितैषी भी तो खुद को साबित करना है। अब ये ना किया जाए तो भाई वोट कैसे मिलेगा, लोग कैसे मिलेंगे, भाषणों को सुनने कौन आएगा, कौन हाँ में हाँ मिलाएगा और कौन इन यात्राओं में पागलों की तरह झंडा लेकर दौड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राज्य की बदहाली को भी तो दबाना है। ऐसे में जनता को भरमाओ और वोट पाओ का तरीका ये पार्टियां अगर ना अपनाए तो इनका तो भैया भट्ठा ही बैठ जाएगा। अब अपनी दुकान को बचाने, बिसात को बढ़ाने और सिरमौर को सजाने का एक नया तरीका बिहार ने इजाद कर लिया है। तरीका तो इजाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी किया है, जो वाकई में दिलचस्प तो है पर ज्यादा सटीक काबिले तारीफ शब्द होगा। पर दिलचस्पी की बात करें तो वो काम करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। काम का तरीका जितना अनोखा हो, दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन जब कहीं काम अनोखा हो रहा हो और हर जगह उसकी वाहवाही भी हो रही हो तो कुछ छुटभइयों को ये पसंद नहीं आता। वो चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं और अपने मुंह की माटी लिए बैठ जाते हैं। अब छुटभइये तो छुटभइये हैं साहब, बात तो इनकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में फिर से बात करेंगे बिहार की। बिहार अभी राजनीति का केंद्र बना हुआ है और अपनी राजनीति साधने के लिए सभी पार्टियां नए नए पैतरे आजमाने लगी हैं। लेकिन एक पैतरा सभी पार्टियों को सबसे ज्यादा असरदार लगा है, वो है यात्रा का। वैसे तो ये सिलसिला कुछ साल पहले जनसुराज अभियान के नाम से शुरू हुआ, लेकिन इस अभियान के असर को देखते हुए सभी पार्टियों ने इस यात्रा के पैटर्न को अपनी चुनावी प्रचार का मुख्य जरिया बना लिया। अब पिछले दिनों कांग्रेस को ही देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि बिहार में जनता के बीच कांग्रेस भले ही अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन संगठनात्मक तौर पर बहुत मजबूत दिखने लगी है, जो हर बार के चुनाव से थोड़ा अलग है। शायद यही कारण भी है कि जब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई तो महागठबंधन की तरफ से सीएम के चेहरे पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार कर दिया गया। यानी कि तेजस्वी जहां अपने आप को महागठबंधन के सीएम का चेहरा मानकर बैठे हैं, कांग्रेस उससे अभी पूरी तरह से राजी नहीं है। यानी कि बिहार की विपक्षी दलों के बीच अभी भी खेल हो सकता है। अब भैया राजनीति के सिनेमा घर में कौन जानता है कि पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। अब यह भी तय हो सकता है कि दिखाया कुछ और जा रहा हो और अंदर खाने कुछ और ही पक रहा हो। हम बात कांग्रेस और आरजेडी के साथ की कर रहे हैं, क्योंकि जब से दिल्ली में हुई बैठक के बाद तेजस्वी के नाम पर पार्टी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, तब से तेजस्वी का एक अलग रुख ही देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी खुद को साबित करना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपने बाकी सहयोगी दलों के बीच ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी जनता के बीच सबसे चहेते वही हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। अब इसको समझना थोड़ा जटिल है कि ये यात्रा बिहार के अधिकार की है या उनके अधिकार की। तेजस्वी के रुख को देखें तो कहीं से भी ये यात्रा बिहार के अधिकार की तो नहीं लगती, क्योंकि ये यात्रा अगर बिहार की होती तो इसकी शुरुआत बिहार के बाद से होती। लेकिन तेजस्वी जब पटना से जहानाबाद के लिए यात्रा लेकर निकले तो उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे तो जनता से पूछ लीजिए। बीजेपी नीतीश कुमार को भगाना चाहती है, चुनाव है इसलिए अभी साथ रखा है। अब तेजस्वी के इस बयान में नीतीश के लिए चिंता झलक रही है या स्पष्ट हो रहा है कि वो अपने नाम पर ठप्पा लगाना चाहते हैं। हमारे दर्शक समझदार हैं, समझ सकते हैं। खैर, आगे की बात करते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करके गए हैं। अब तो यह साफ है कि किसी ने किसी के अधिकार की यात्रा नहीं की, सबको अपने अधिकार की पड़ी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजनीतिक मोहल्लों में राहुल की चर्चा तेज हो गई। बिहार की धरती पर पार्टी का भार थोड़ा और बढ़ गया है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि तेजस्वी अपने ही राज्य में एक अन्य दल के बड़े नेता के नाम को बढ़ते देख थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हों।
शायद इसलिए उन्होंने यात्रा के पहले दिन ही यह साफ कर दिया कि महागठबंधन से सीएम का चेहरा वही होंगे। अब बात सियासी जोड़ तोड़ की। ये यात्रा तो आरजेडी की ब्रांडिंग का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सत्ता पक्ष बैठा तो नहीं रहेगा ना। बीजेपी और जेडीयू इसे चुनावी ड्रामा करार देंगे। हो सकता है जहां जहां तेजस्वी का काफिला गुजरे वहां विरोध के बैनर लहराए जाएं, नारे गूंजे। सत्ता वाले भी कोई नया एजेंडा उछाल सकते हैं ताकि सुर्खियां बटोरी जाए। यानी ये यात्रा सिर्फ तेजस्वी बनाम जनता का मेला नहीं, बल्कि तेजस्वी बनाम सत्ता का रण भी हो सकता है। असली इम्तिहान ये है कि क्या तेजस्वी जनता को ये भरोसा दिला पाएंगे कि वो सिर्फ आलोचना का शोर नहीं मचा रहे, बल्कि उनके पास बिहार को बेहतर बनाने का ठोस प्लान भी है। लेकिन अगर ये यात्रा सिर्फ नारों, तालियों और आरोपों का शोर बनकर रह गई, तो जनता इसे भी पुराने ढर्रे का चुनावी तमाशा समझेगी, जैसा हर बार देखती आई है। लेकिन तेजस्वी का यात्रा का रोड मैप देखिए तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी पूरे बिहार को साधने का प्लान बनाए बैठे हैं। आपको समझाते हैं कि कैसे। अब ये यात्रा जिन जिलों से होकर गुजरने वाली है उनमें शामिल हैं जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली। अब ये जिले अलग अलग जोन के हैं, कोई मगध का है, कोई मिथिलांचल का है, कोई कोसी सीमांचल का। यानी तेजस्वी ने एक तरह से बिहार की अलग अलग भौगोलिक और सामाजिक तस्वीर को जोड़कर अपनी यात्रा का नक्शा बनाया है, जिसका साफ साफ मकसद है कि हर इलाके में ये संदेश पहुंचाया जाए कि इस बार विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये तैयारी अब इस यात्रा के पूरा होने के बाद ही पता चलेगी, तब तक सिर्फ बात और चर्चाएं ही होंगी। कहीं सवाल उठेंगे तो कहीं इसे सही ठहराया जाएगा। वैसे सही और गलत का सिलसिला तो एक और ही जगह जारी है। बात भारत और पाकिस्तान की कर लेते हैं। वैसे अब ये दोनों टीमें मैच खेल चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पस्त भी कर दिया, पर चर्चा का विषय ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का भारत से हारना कोई नई बात नहीं है। नई बात तो यह है कि मैच के बाद खिलाड़ियों का एक दूसरे से हाथ ना मिलाना, जो कि इस बार के एशिया कप में हुआ है। अब ये कितना सही है, ये कितना गलत, इस पर हम पक्ष बाद में रखेंगे। पहले बताते हैं कारण कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार और बीसीसीआई ने यह तय किया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलेंगे, पर कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप जैसी चीजें पालन नहीं की जाएंगी। भारत का रुख साफ था कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर भी होती हैं। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी ये बातें सबके सामने कही थी। उन्होंने इस जीत को भारतीय सेनाओं के नाम समर्पित भी किया। अब आते हैं हमारे विचार पर, लेकिन बात शुरू करते हैं पूर्व खिलाड़ियों के ओपिनियन से। हम किसी का नाम नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये लोग नाम रखने के लायक भी नहीं है। हम आपको ये बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो एक पूर्व खिलाड़ी का ये कहना है कि क्रिकेट और राजनीति को एक साथ नहीं रखना चाहिए। चलिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिकेट और राजनीति को एक साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन याद करिए 26/11 के बाद जब भारत में आईपीएल का ऑक्शन हुआ और किसी भी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा, तो श्रीमान शाहरुख खान जी का एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के जिन खिलाड़ियों को नहीं खरीदा गया वो T20 के सबसे महान खिलाड़ी हैं, उनके साथ गलत किया जा रहा है। क्या तब क्रिकेट और राजनीति को अलग अलग नहीं रखा गया? अगर नहीं तो फिर आज क्यों? पहली बात तो यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह से हुआ उससे हम बिल्कुल खुश हैं। पाकिस्तान आखिर क्या उम्मीद करता है हमसे? दरियादिली किस लिए? भारत में आतंक को फैलाने के लिए, फिर से एक नया पुलवामा करने के लिए, या फिर से एक 26/11 दोहराने के लिए? क्या हम उन खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाएं जो पहलगाम हमले के बाद अपने सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी लगाते हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते? क्या हम उस पाकिस्तानी से हाथ मिलाएं जिसके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भारत पर परमाणु हमले का सपोर्ट करता हो? और हम हाथ मिलाएं भी तो क्यों? किसी रूल बुक में लिखा है कि खेलने के बाद हाथ मिलाना जरूरी है? ये तो बस एक खेल भावना है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, लेकिन जब दो मुल्कों के बीच संबंध ही ऐसे हो, वहां परंपराओं और रिवाजों का कोई मेल नहीं होता। हम भारत के साथ हैं और ना हाथ मिलाने के साथ भी हैं। वैसे पाकिस्तान आगे यूएई के साथ मैच जीतता है और आगे भी भारत के साथ मैच होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में एक बार फिर से सबकी नजरें मैच से ज्यादा मैच के अंतर पर होंगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एआर नाउ। कल फिर मिलेंगे आपसे नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और हाँ, अपनी राय भी हमें कमेंट करते रहिए। आपके लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे साथी अभिषेक, जिसने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।